Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your physics teacher अवैस अहमद. आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आज हम लोग फर्दर अपने टॉपिक कूलम लॉ को स्टडी करेंगे. तो कूलम लॉ को पढ़ने से पहले मैं एक दफा रिपीट कर दूं कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? हमने पढ़ा था कि अगर दो एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मतलब उनके दरमियान एक फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ रिपल्जन कहते हैं. इसी तरह फिर हमने ये पढ़ा कि अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उनके दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. इन दोनों फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन. इन दोनों फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम भी देते हैं. तो 1784 में एक मिलिट्री इंजीनियर था जिसका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलर. उसने इन दोनों फोर्सेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया एक्सपेरिमेंटली. अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्या मुराद है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुराद है कि कूलम ने इस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया एक्सपेरिमेंट की मदद से, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड की. अब कूलम का जो लॉ है इसको एम्पिरिकल लॉ भी पढ़ते हैं. एम्पिरिकल लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एम्पिरिकल लॉ हम लोग ऐसे लॉ को कहते हैं जिसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे डिड्यूस किए जाएं, अखज किए जाएं. ऐसे लॉ को हम लोग नाम देते हैं एम्पिरिकल लॉ का. तो चूंकि कूलम ने जो फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला डिराइव किया था वो उसने एक्सपेरिमेंट की मदद से डिराइव किया, तो इसलिए कूलम के लॉ को भी एम्पिरिकल लॉ पढ़ा जाता है. अब कूलम का लॉ असल में है क्या था, तो हम लोग अब उसको स्टडी करते हैं. तो कूलम ने ये कहा कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2. दोनों पॉइंट चार्जेस हैं. याद रहे कि जो कूलम लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो कूलम ने कहा कि एक पॉइंट चार्ज जिसको प्लस Q1 कह दिया, दूसरा पॉइंट चार्ज जिसको प्लस Q2 कह दिया, इन दोनों को सेपरेट किया बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r. अब कूलम ने ये देखा कि अगर इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दी जाए तो जो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाती है. और अगर इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो जाती है. तो इसलिए कूलम ने जो स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट के मुताबिक कूलम ने ये कहा, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. कि दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फोर्स के. कि अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगी. अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कम हुआ तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम होगी. अब फिर कूलम ने
ये भी देखा कि ज्यों ज्यों वो चार्जेस को दूर लेकर गया तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती गई, मतलब फासला बढ़ाता गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होती गई। फिर वो उन चार्जेस को जब करीब लेके आया तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो गई। तो यहां से फिर कूलम ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैथमेटिकली फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि R का स्क्वायर है, मतलब अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम ज्यादा करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 4 टाइम कम हो। अगर आप डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ाते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 9 टाइम कम हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया 1 एंड 2, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना हो तो आपने पढ़ा है हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, तो कूलम ने वो जो कांस्टेंट लिया वो कांस्टेंट उसने K लिखा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। इस K का नाम रखा गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसका दूसरा नाम है कूलम्स कांस्टेंट। अब ये जो कूलम कांस्टेंट है K, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ K। तो स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, के जो चार्जेस हमने लिए हैं उनके दरमियान मीडियम कौन सा है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम से K की वैल्यू कुछ और होगी वैक्यूम में। अगर रबड़ है दोनों चार्जेस के दरमियान तो उसके लिए K की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो मीडियम के चेंज करने से K की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। दूसरा डिपेंड करता है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करेंगे तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करने से K की वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो वैल्यू है K की फॉर फ्री स्पेस, वो K की वैल्यू लिखी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, और नीचे ये जो जीरो है इसको नॉट पढ़ते हैं। जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, जो अल्फाबेट है उनका नाम है ABCDEFG, ऐसे ही ये ग्रीक अल्फाबेट है और इसका नाम है एप्सिलॉन, और नीचे जीरो लगा दिया तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, या इसको एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ सकते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये परमिटिविटी है क्या? असल में परमिटिविटी परमिट से निकला है, और परमिट का मतलब होता है इजाजत देना। अब कौन इजाजत देता है? दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो कितनी इजाजत देता है इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने की, इसको नाम देते हैं हम लोग परमिटिविटी का। अगर तो फ्री स्पेस है तो हम कहेंगे कि फ्री स्पेस मतलब मीडियम कितनी इजाजत दे रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने की,
the ability of a medium to allow the electric force to pass through it is determined by a factor known as permittivity. अगर आप लोग देखो तो 8.85 into 10⁻⁻12 -12, तो अगर हम लोग नेगेटिव में बड़ी रकम लेंगे तो वो असल में छोटी होती है। तो अगर आप लोग इसकी वैल्यू को देखें तो ये बहुत ही छोटी है वैल्यू। तो परमिटिविटी जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो मीडियम उस फोर्स को उतनी ज्यादा गुजरने की इजाजत देगा। तो परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही छोटी है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फोर्स को मीडियम गुजरने की इजाजत देता है वो है फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब उसके बाद मैं अगर K की वैल्यू निकालूं तो K की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे K = 1/4, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने पढ़ी 8.85 into 10⁻⁻12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.988 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको आपने फर्स्ट ईयर में राउंड ऑफ करने का तरीके पढ़े, रूल्स पढ़े, तो जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे K = 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 जो फोर्स गिवन है उसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दूंगा। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब उसके बाद अगर मैं यूनिट की बात करूं K की, कि यूनिट क्या है, तो K का यूनिट मैं यहां से निकाल सकता हूं। K इधर ही रहेगा, r² उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR², Q1 Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा K FR² Q1 Q2। अब आपने पढ़ा कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और R यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसका यूनिट है मीटर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम, इस चार्ज का यूनिट भी कूलम, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, कूलम से मल्टीप्लाई कूलम स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये K का यूनिट है। अब हम लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं SI, और SI सिस्टम ऑफ यूनिट में K की वैल्यू ये है 9 into 10⁻⁹। लेकिन एक और सिस्टम है यूनिट्स का जिसको नाम देते हैं हम लोग CGS सिस्टम। CGS इस सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर SI सिस्टम ऑफ यूनिट लें तो K की वैल्यू है 9 into 10⁻⁹, लेकिन अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें तो उसमें K की वैल्यू है 1। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज करने से भी K की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। कूलम फोर्स को हम लोग म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। अब म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है? म्यूचुअल फोर्स से मुराद है कि इस कायनात में कोई भी फोर्स अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का रिएक्शन है, कि अगर एक्शन फोर्स होगी तो उसके ऑपोजिट, उसके मुकाबले में रिएक्शन फोर्स भी होगी। तो इसीलिए इस कायनात में कभी भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में दो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। तो ऐसी फोर्सेस को नाम देते हैं म्यूचुअल फोर्स का। तो कूलम फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है।
तो इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने दो चार्ज लिए, एक प्लस Q1 और एक मैंने लिख लिया प्लस Q2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे होगी। तो मैंने लिख लिया उस फोर्स को F फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि इस फोर्स को लिखने का क्या तरीका है। फोर्स लगा रहा है चार्ज 1 2 पे, तो आपने राइट साइड से शुरू करना है। 1 फोर्स लगाएगा 2 पर, चार्ज 1 ने फोर्स लगाई चार्ज 2 पर, तो ये मेरे पास आ जाएगी F21 फोर्स। इसी तरह चार्ज Q2 भी फोर्स लगा रहा है चार्ज Q1 पर, तो मैंने इस फोर्स को लिख लिया F, चार्ज 2 ने फोर्स लगाई चार्ज 1 पर, तो मैंने लिख लिया F12। अब आपने मैट्रिक पे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है और उस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर मैं शो करूंगा डायरेक्शन को लिखने के लिए वो ये होगा R यूनिट वेक्टर। 2 1 तो मैं नीचे 2 1 ही लिख लूंगा। इसी तरह इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करना है तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा के लिख लूंगा R यूनिट वेक्टर 1 2 है, तो मैं R यूनिट वेक्टर 1 2 लिख लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर मैं कूलम फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखना चाहूं इस फोर्स की फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अवर R स्क्वायर, और इसके साथ ये मैंने लिखी मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिखूं और मैं लिखूंगा R यूनिट वेक्टर 2 1 और इधर फिर मैं लिख लूंगा फोर्स 2 1 और इसके ऊपर आ जाएगा वेक्टर का साइन। ये मैग्नीट्यूड आ गई और ये R यूनिट वेक्टर 2 1 मेरे पास डायरेक्शन आ गई। अब इसी तरह मैं दूसरी फोर्स को अगर लिखना चाहूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा R F12 और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और साथ में लिख लूंगा R यूनिट वेक्टर 1 2। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख ली। अब आपने पढ़ा कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है 1 1, चाहे R12 ले ले चाहे R21, दोनों यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं R यूनिट 2 1 इज इक्वल टू R यूनिट 1 2। लेकिन फर्क क्या है डायरेक्शन का, तो इसलिए एक के साथ प्लस का साइन लगा दिया और एक के साथ मैंने माइनस का। अगर आप डायग्राम से देखें तो R21 और R12 दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस का साइन लगा दिया, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। अब इक्वेशन 4 को हम लोग जो है इस फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन 4 को जब मैंने लिखा F इज इक्वल टू इक्वेशन 4 2 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। इक्वेशन 4 में R21 की जगह पे R21 की जगह पे मैंने लिख लिया माइनस R12। तो R21 की जगह पे मैंने लिख लिया माइनस R12। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये बिल्कुल, अगर मैं इस प्लस इस माइनस को बाहर लिख लूं तो जब मैंने इस माइनस को बाहर लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरफ आ जाएगा F21। अब अगर मैं इक्वेशन 5 को देखूं तो ये वाला जो पोर्शन है इस इक्वेशन का, ये इतना पोर्शन, ये
ये वाला सारे का सारा पोर्शन बिल्कुल इक्वेशन 5 की तरह बन रहा है। तो इस तरफ आ जाएगा F21 नेगेटिव साइन एज इट इज, और इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा F1। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चला कि हम लोग देख भी सकते हैं कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक के साथ प्लस का साइन और एक के साथ माइनस का साइन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कूलम फोर्स है, जो कूलम लॉ है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम की बजाय कोई मीडियम रख दूं, कोई इंसुलेटर रख दूं, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखा ये गया कि जब दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर रखा गया तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिड्यूस कर गई, कम हो गई बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या है और वो फोर्स रिड्यूस कैसे कर गई। तो स्टूडेंट्स जब मैंने मीडियम रखा तो k की वैल्यू को मैं इस तरह से लिख लूंगा, k मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैंने एप्सिलॉन मीडियम लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन मीडियम है ये इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो हमने पढ़ा कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू है 8.85 into 10⁻⁻12। लेकिन एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर का नाम रखा गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब मैंने इस इक्वेशन में एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू पुट की तो k की वैल्यू आ गई, k मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे मैंने पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो स्टूडेंट्स इस k की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 6 में पुट किया। तो इक्वेशन 6 को मैं इस k की वैल्यू के मुताबिक जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा f की जगह पे मैंने f प्राइम लिख लिया इज इक्वल टू 1/, k की जगह पे मैंने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब यहां से मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर लिख लिया और 1 एप्सिलॉन r अलग से कर दिया। अब मैं अगर इस पोर्शन को देखूं इस इक्वेशन में, तो ये जो पोर्शन है इक्वेशन का ये उस फोर्स के इक्वल है जब दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम था वो वैक्यूम था, और वो है F के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया F प्राइम इज इक्वल टू इस पोर्शन, ये वाला जो मैंने सर्कल किया है इसकी जगह पे आ जाएगा F और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन R। अब यहां से मैं अगर एप्सिलॉन R डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, एप्सिलॉन R F प्राइम इज इक्वल टू F। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखो ये फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम था वैक्यूम, और ये वाली फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान था मीडियम इंसुलेटर। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो जब वैक्यूम मीडियम है दोनों चार्जेस के दरमियान तो वो फोर्स ज्यादा है, लेकिन जब हमने इंसुलेटर रख दिया दोनों चार्जेस के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गई, रिड्यूस कर गई। अब यहां से अगर मैं एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन करना चाहूं तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इधर ही रहेगा और एफ प्राइम मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ ओवर एफ प्राइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो यहां से मैं एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन भी लिख सकता हूं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो, कि ये एक रेशियो है when the
it is the ratio of the force when the medium between two charges is vacuum to when the medium between two charges is dielectric. तो इस एप्सिलॉन आर का नाम एक और भी नाम है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट के एप्सिलॉन आर जो है इसकी वैल्यू मीडियम के चेंज करने से चेंज हो जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी की। फॉर एग्जांपल के जो एयर है उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.006। लेकिन अगर मैं ग्लास की बात करूं या रबड़ की बात करूं तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस कभी नहीं होगी, 1 से हमेशा ग्रेटर ही होगी। जैसे कि एयर के लिए 1.006 है, इसी तरह ग्लास के लिए जो वैल्यू है वो भी 1 से ग्रेटर होगी, रबड़ के लिए भी जो वैल्यू है वो भी 1 से ग्रेटर होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के चेंज करने से चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि नहीं? अल्लाह बदना।